गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन आपको भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना के बारे में बताएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स सटन ने 1785 में भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका न तो आदि है, न कोई लक्षण है, न कोई अंत है, न कोई भविष्य है। अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति की संकल्पना में परिणत हो गया है और इसी आदिकाल पर उन्होंने एक रूपतावादक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे चलकर अमेरिकी विद्वान विलियम्स मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक तो अंतर्जात बल है और एक है बहरीय जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, जबकि धरातल के ऊपर विषमता का सर्जन करते हैं। इसके दो रूपों में अपना अपना कार्य करते हैं ये, एक तो उत्थान होता है, एक अवतलन द्वारा। बहरीय जात बल समस्थापक बल होते हैं, वे विषमताओं को क्रम करते हुए धरातल को समतल बनाने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह उस समय के अथवा विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को, जिससे ऊंचा उठा भाग अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल गया है, अपर्दन चक्र उसको कहते हैं। इसी अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, परंतु जर्मन विद्वानों ने इस संकल्पना की कटु आलोचना की। इस चक्र को भ्रामक बताया। इनमें वाल्टर पैंक प्रमुख थे। इन्होंने अपर्दन चक्र की मूल बात को स्वीकार किया, परंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को अस्वीकार किया तथा नए अपर्दन चक्र की मूल बात को उन्हें प्रतिपादित स्वीकार किया। डेविस को भौगोलिक चक्र के बाद प्रत्येक प्रक्रम के साथ चक्रीय अवस्था को अवलोकन का फैशन आरंभ में ले गया। उन्होंने 1905 से शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपर्दन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। जहाँ पे शुष्क प्रदेश है वहाँ पे कैसे क्या होता है, और 20वीं शताब्दी के 1911 में स्विजिक ने 1918 में तथा संडर्स ने 1821 में चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा कास्ट अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे चलकर सागरीय अपर्दन चक्र, हिमालयी अपर्दन चक्र में अपन 1950 का प्रतिपादन किया गया। इसमें 1933 में क्रिक ने डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने डेविस के पैनिप्लेनेशन के स्थान पर पैनप्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया। कहा कि चक्र के अंत में पेनिप्लेन न बनकर पैनप्लेन बनता है। समझ गया? पैनप्लेन न बनकर के पैनप्लेन बनता है। डेविस का भौगोलिक चक्र सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है, उसको पेनिप्लेन कहते हैं। इस तरह के डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया।
ऐतिहासिक परिवेश में किया उन्होंने बताया कि स्थल ध्रुवों के निर्माण व उसके विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल ध्रुव संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इन तीनों कारकों को डेविस के त्रिकुट के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञातत्व है कि भौगोलिक चक्कर डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल ध्रुवों के निर्माण से संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है, वरन उनका सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थल ध्रुव में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल ध्रुवों का जनिक व क्रमबद्ध उसका वर्णन करना, व्याख्या करना होता है। उत्थान व अपर्दन। डेविस का अपर्दन चक्र स्थलखंड में उत्थान के साथ साथ प्रारंभ होता है और उत्थान की अवधि छोटी होती है, परंतु जब तक उत्थान होता है तो अपर्दन नहीं होता है, परंतु उत्थान पूर्ण होते ही अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है, जो कि चक्र के अंत तक चलता है। उत्थान व अपर्दन कभी भी साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस का ये मत है भ्रामक है, क्योंकि प्रकृति ने अपर्दन उत्थान की सामग्री की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है कि उत्थान अपर्दन छोटी अवधि, उत्थान अपर्दन लंबी अवधि का है और चक्र का उसमें अंत होता है। भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा वर्णन। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं के ऊपर आधारित है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि स्थल ध्रुव अंतर्जात व धैर्यजात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। दूसरा है स्थल ध्रुवों का विकास इस तरह की क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन के अनुरूप स्थल ध्रुवों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, और अर्थात स्थल ध्रुवों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के रूप में होता है। तीसरा, नदियां तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जब तक कि वे प्रवणित या क्रमबद्ध न हो जाए। इसी स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियां पार्श्विक अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती है। चौथा में स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। ज्ञातत्व है कि डेविस ने यह भी व्यक्त किया है कि परिस्थिति की वंश अन्य स्थितियों में भी मंद गति से उत्थान हो सकता है। पांचवें में इन्होंने कहा कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता जब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता इसमें। और डेविस का भौगोलिक चक्र ग्राफ में निम्न प्रकार से समझाया गया है। इसकी व्याख्या है कि समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ साथ अपर्दन चक्र होता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत त्वरित गति से होता है। उत्थान की इस अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इसे अपर्दन चक्र की तैयारी का प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं। उपरोक्त चक्र आरेख में यूसी धरातल भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। यह ऊपरी वक्र पहाड़ियों के शिखर जल विभाजों को शिखर जल को प्रदर्शित कर सकता है, जबकि एलसी सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदी घाटियों के तली इंगित करता है। क्षैतिज रेखा क और ग समय की परिचायिका है, जबकि लंबवत रेखा क और ख ऊंचाई के सागर तल से है। ए और स सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष ऊंचाई, जबकि ब और स प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच को दर्शाती है। उच्चावच तथा निम्नस्थ भागों में लंबवत अंतर को सापेक्षिक उच्चावच या मात्र उच्चावच उसको कहते हैं। इसमें ग्राफ के माध्यम से ए द ल रेखा अपर्दन चक्र के आधार पर तल को
सागर तल के प्रारंभ होता है, जो प्रदर्शित करती है ज्ञातत्व है कि कोई भी नदी अपनी घाटी के आधार तल से नीचा नहीं कर सकती, पर यह रेखा अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच को प्रदर्शित करती है। स के बाद स्थलखंड का उत्तान समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था का समापन हो जाता है। अब अपर्दन प्रारंभ होता है जो 3 चक्रों से होकर के गुजरता है। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद स्थलखंड का अपर्दन प्रारंभ पहाड़ियों, जल विभाजकों के शिखर इससे विपरीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी व दूर दूर होती है। इन लघु सरिताएं में शीर्षवर्ती अपर्दन होता है, जिसके कारण उसकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इसी प्रक्रिया को सरिता दीर्घकरण कहते हैं। तीव्र ढाल व तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है और परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल की गर्तन की प्रक्रिया द्वारा नदी की घाटियों को लंबवत अपर्दन द्वारा गहरा करती है और इस क्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इसी तरह की घाटियां अत्यंत संकरी और गहरी हो जाती है। ढाल खड़े और उत्तल होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला व वक्र तेजी से घटता जाता है, अर्थात तली गहरी और छोटी होती जाती है, परंतु ऊपरी वक्र लगभग स्थिर रहता है क्योंकि इनका अपर्दन नहीं होता है। इसी तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तरुणावस्था में अंत में अधिकतर उच्चावच विकसित होते हैं और इसकी विशेषता है निरपेक्ष उच्चावच स्तर, क्योंकि पार्श्व का अपर्दन नगण्य होता है। घाटी के लगातार लंबवत अपर्दन तथा ऊपरी भाग में न्यूनतम अपर्दन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। घाटियों का आकार वी प्रकार का होता है, जिसके पार्श्व भाग का उत्तर ढाल वाले होते हैं। इसी तरह गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है। नदियों की अनुदैर्घ्य परिच्छेदिकाएं जलमार्ग में उच्च तलिकाएं तथा जलप्रपात होते हैं, जो समय के साथ साथ तरुणावस्था के अंतर्गत समाप्त हो जाते हैं। सेकंड है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि प्रौढ़ावस्था में प्रारंभ होते ही पार्श्व अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। अधिकांश सरिताएं अपर्दन के आधार पर तल के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। घाटी का गहराव भी नियत हो जाती है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शिखरों का अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपर की यूसी में गिरावट आने लगती है। निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। निरपेक्ष सापेक्ष उच्चावच दोनों में ह्रास होने लगता है। पार्श्विक अपर्दन तरुणावस्था की व्याकार की घाटी चौड़ी होने लगती है। ये घाटियाँ कम गहरी समुद्र ढाल की होती है। आपका तीसरा, जीर्ण अवस्था के अंदर जैसे जैसे निम्नवर्ती अपर्दन का स्थगन होता जाता है, जीर्ण अवस्था प्रारंभ हो जाती है, परंतु पार्श्विक अपर्दन चक्र जारी रहता है और जल विभाजकों के द्वारा अधक्षम्य व पृष्ठवर्ती अपर्दन चक्र एक ह्रास होने के कारण होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है और निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है और जलमार्ग ढाल के नियति कम होने लग जाता है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और इसके कारण लंबवत अपर्दन नहीं हो पाता है। निरपेक्ष और सापेक्षिक उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती है। इसका पार्श्व ढाल अवतल होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियों के मियंडर बनाती हुई विस्तृत मैदानी भागों का निर्माण करती है। इसी लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन का नाम दिया। इसी की सतह पर उत्तल और अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अपशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। इन्हें डेविस ने मोना डायनक की संज्ञा दी है।
इसका नामकरण यूएसए के न्यू हैम्पशायर की वैज्ञानिक पहाड़ी के नाम से किया गया है। इसका मूल्यांकन देखते हैं अपन। डेविस के भौगोलिक चक्र को विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन मिला, ख्याति प्राप्ति मिली। 1899 से 1950 के सिद्धांत को में काफ़ी इसको रुचि रही और वर्तमान समय में इसके समर्थक अल्पसंख्यक में रह गए हैं। मॉडल का प्रभावी पक्ष है। डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल और व्यवहारिक है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र को सुव्यवस्थित, रोचक, सशक्त बनाया है, प्रस्तुत किया है, लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन के प्राप्त परिणाम पर आधारित है। डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूवैज्ञानिक में प्रचलित किया है, विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया है। डेविस के सिद्धांत की स्थल रूप के विकास से संबंधित भावी कथन और पिछली घटनाओं के पुनर्रचना के दोनों समर्थते हैं। सिद्धांत के कमजोर पक्ष भी हैं इसमें। डेविस के उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने अल्पकालिक के त्वरित दर से उत्थान की बात कही, जबकि पीटी सिद्धांत के अनुसार उत्थान एक सतत प्रक्रिया है। इसकी दर अत्यंत मंद होती जाती है। उत्थान और अपरदन के मध्य संबंधों की संकल्पना भ्रामक है। अपरदन उत्थान की समाप्ति के प्रतीक्षा नहीं करता है और उत्थान के साथ ही अपरदन प्रारंभ हो जाता है। इन्होंने उत्थान और अपरदन दोनों को एक अलग अलग किया। मॉडल को सरल बनाने हेतु प्रारंभ में अपरदन नगण्य होता है। भौगोलिक चक्र से गुजरने के बाद स्थलखंड को स्थिर रखना होगा, परंतु पीटी सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड सदैव गतिशील होते हैं। समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया इन्होंने। इसके स्थान पर गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके स्ट्राइडर, चोर्लिने इत्यादि ने इसका समर्थन किया। इसलिए पैंकी संकल्प, ये डेविस के संकल्पना के सिद्धांत के बारे में इतना सब कुछ महत्वपूर्ण है। थैंक यू।